दुनिया में जिसके पास क्रूड ऑयल है उसी के पास पावर है। और ये बात हर वक्त यहाँ पर हमारे उन नेशंस जिनके पास ऑयल सप्लाई है उन्होंने प्रूव किया है। और ये प्रूव किया है कि ये ऑयल सप्लायर्स जो हैं ऑयल माफियाज की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि बार बार उसकी सप्लाई रोक कर ये उनके प्राइसेस बढ़ाते हैं और उन कंट्रीज को इफेक्ट करना चाहते हैं जिनसे ये अपने तरीके से या अपने काम जो है, अपनी पॉलिसीज जो है, अपने यहाँ पर अटेम्प्ट्स, गोल्स को रीच करवाना चाहते हैं। क्या ये ऑयल माफियाज का जो नेक्सस बना हुआ है अक्रॉस द ग्लोब, फाइनली उसका की जो है उसको तोड़ने का की इंडिया ने निकाल लिया है। और यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी जो अननेसेसरली इन ऑयल माफियाज के नेक्सस का, इनके हथकंडों का ब्रंट झेलती आ रही थी, हम आप जिनका हर रोज पेट्रोल प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे फूड प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है, हमें देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, क्या उसका फाइनली यहाँ पर इलाज जो है इंडियन इकोनॉमी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ढूंढ लिया है, ताकि हमें डिपेंडेंस जो है टोटली खत्म करनी पड़े। इस चीज को पूरा समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री से आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, यहाँ पर पेट्रोलियम, डीजल इतना इंपॉर्टेंट रोल जो है ग्लोबल इकोनॉमी में कैसे प्ले करता है। और इसको सिर्फ समझेंगे हम कि इसको इन्फ्लेशन से कैसे रिलेट करते हैं। और फाइनली इस बारे में भी जानेंगे कि कैसे फाइनली इंडियन इकोनॉमी ने यहाँ समझ लिया है कि इन बड़े ऑयल कार्टल्स, इन बड़े ऑयल माफियाज से, हथकंडों से बाहर कैसे निकलना है, और क्या रीजन है कि ये जो बड़े ऑयल कार्टल्स हैं फाइनली डर रहे हैं इंडिया के नए प्लान से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और हम यहाँ स्टार्ट करते हैं ये समझना कि बेसिकली ऑयल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो विंस्टन चर्चिल जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल लीडर तो नहीं कहूंगी बट एक पॉलिटिकल फिगर रहे हैं, अगर हम बात करें, ये यहाँ पर यूके में काफ़ी एमिनेंट पोजीशन, और यहाँ पर स्पेशली अगर हम इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात करें तो पोस्ट इंडियन इकोनॉमी या फिर पोस्ट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें इनका नाम अक्सर देखने को मिलता है। इन्होंने 1940s में ही क्लियर कर दिया था कि जिसके पास ऑयल है उसके पास ही कंट्रोल है। ही हु कंट्रोल्स ऑयल controls the world, and this has been very clearly seen across the years जब हम बात कर रहे हैं in terms of oil and कैसे यहाँ पे ऑयल सप्लाइंग नेशंस जो हैं उन्होंने अपनी इन पावर को यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल रशिया और यूरोप, स्पेशली जब रशिया यूक्रेन का वॉर यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो रशिया ने अपना यहाँ पे वर्चस्व यूरोप के ऊपर टाइट करने के लिए सीधे सीधे यहाँ पर पुतिन की स्टेटमेंट में क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ही वाज लाइक कि हम उनको ऑयल डिलीवर नहीं करेंगे जो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और ये सीधा टारगेटेड था यूरोप की तरफ, ये इंडिकेट करते हुए कि हमारी सप्लाई सिर्फ उन लोगों के लिए है, ऑयल सप्लाई, जब हम बात करें जो लोग हमारे इंटरेस्ट के साथ है। तो अगर कोई भी कंट्री सप्लाई रोक देगी, ये नॉर्मल सी बात है, एक बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की यहाँ मैं बात करूंगी कि अगर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी एकदम से तो प्राइसेस जो है बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड जो है उतनी ही है। लेट्स जैसे यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं और हर इंसान के लिए मेरे पास एक किताब है, तो जो प्राइस मैं बोलूंगी उस पे हम यहाँ पे मोल भाव करके बेच सकते हैं। बट मेरे पास किताब अगर 10 ही है और लोग यहाँ 100 बैठे हैं, तो इनमें से वो लोग जो यहाँ पे उस किताब के लिए ज्यादा पैसे दे सकते हैं वो ऑफर करेंगे, क्योंकि किताबें 10 है, मतलब सप्लाई लिमिटेड है। सेम सिनेरियो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे कंट्री जो ऑयल सप्लाई कर रही है उस ऑयल सप्लाई को रोक के यहाँ पे प्राइजेस को शूट करवाती रही है, स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जिनसे वो अपनी बात मनवाना चाहती है। और इसका अनड्यू ब्रंट किसने झेला है? इसका अनड्यू ब्रंट झेला है हमेशा से इंडिया ने। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि कैसे रशिया का जो गैस फ्लो है टू यूरोप वाया यूक्रेन वो बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि किससे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, किसको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और उसी समय की अगर मैं बात करूं, यहीं पे सेम टाइम
इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। सप्लाई कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। जा किसके पास रहा है? यूरोप के पास जा रहा है। जा किसके थ्रू रहा है? यूक्रेन के थ्रू जा रहा है। जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो देखे, बट ऐसा नहीं है। रशिया ने सप्लाई रोकी, सप्लाई कम हुई, प्राइसेस शूट हुए, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रैल 2022, जहां पे इंडिया में हम अगर देखें इन्फ्लेशन जो है बढ़ के, प्राइस राइज जो है बढ़ के 7.79% जो है टच कर गया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ पे पेट्रोल का पैसा बढ़ गया है। प्रॉब्लम ये आपके और मेरे जैसे आम लोगों के लिए है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे जब हम खड़े होंगे पेट्रोल भरवाने, तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। कैसे? मैं उस पर 1 मिनट में आती हूँ। इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अगर हम बात करें तो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट वॉर जो है वो भी डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को। सेम कॉन्टेक्स्ट में मिडिल ईस्ट रीजन की बात करूं, इंपॉर्टेंट सप्लायर्स है, अचानक से उन्होंने सप्लाई रोकी, सप्लाई शॉक लगा, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, अब क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगे। अगेन इंडिया ने यहां पर बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइसेस देखे और हर वक्त यहां पर हमें ये इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और ये सिंपल सी एक बात क्लियर करता है कि यहाँ पे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, जिनको मैं लिबर्टी लेने के लिए कहना चाहूंगी कि ऑयल माफियाज हैं और ऑयल कार्टेल्स इन्होंने बना रखे हैं, उन्होंने ऑयल को, एनर्जी को एज अ वेपन इस्तेमाल किया है, अपनी बातें मनवाने के लिए, अपने हथकंडे की तरह यूज किया है टू डोमिनेट द वर्ल्ड। चाहे वो 6 डे वॉर हो या 1973 योम किरपुर वॉर हो या फिर रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो या इजराइल हमास वॉर हो, यहाँ पे हर जगह हमने देखने को मिला है कि इन ऑयल कार्टेल्स ने अपनी पोजीशन एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज की है, एनर्जी ऑयल को एज अ वेपन यूज किया है, और जिसका अनड्यू ब्रंट जो है हमारी इकोनॉमी में देखने को मिला है। वापस आते हैं हम रशिया यूक्रेन वॉर पे। अब यहाँ पर आप देखिए, स्पेशली 2022 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे ऑयल प्राइसेस जो हैं वो एकदम से बढ़ के यहाँ पे $80 पर बैरल है और वो $120 पर बैरल हो गया है विद इन द स्पैन ऑफ 4 months। अब यहाँ पे एक पार्टी, स्पेशली हम अपनी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो इसका ब्रंट बियर करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं इन टर्म्स ऑफ ऑयल, और यहाँ पर अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो है वो ज्यादा लगेगी। अब आप कहेंगे कि इससे मेरा और आपका क्या मतलब? बिल्कुल मतलब है, अगर हम यहाँ पे ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं क्रूड ऑयल के लिए, तो दैट मीन्स आपके लिए पेट्रोल डीजल सब महंगा होने वाला है। और पेट्रोल डीजल सिर्फ महंगा नहीं होने वाला है, यहाँ पे हमें एक और साइकिल जो है वो देखने को मिलेगी एट द सेम टाइम। कैसे? अब अगर किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन जो है वो आ गई है, दैट मीन्स ये हमेशा तभी होगा जब डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से। ठीक है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, स्पेशली हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक जो है हमारा आरबीआई, वो इसको रोकना चाहेगा। अब अगर डिमांड ज्यादा है और उसे हमें कंट्रोल करना है, तो दैट मीन्स लोगों के पास जो पैसा है, दैट मीन्स डिस्पोजेबल इनकम जो उनके पास है, उसको कम करनी पड़ेगी। अगर वो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो यहाँ पे उम्मीद है डिमांड जो है कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, बट क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इमीडिएटली क्या किया जा सकता है? ये किया जा सकता है कि डिमांड को कम किया जाए। अब ये करने के लिए आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट्स, जो कि हमने देखा भी है, आरबीआई जो है 2022 में इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने बढ़ा दिए। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए मतलब आपके लिए लोन महंगा हो गया है, आपकी पॉकेट से आपके लोन्स पे जो ईएमआई जाता है वो अब ज्यादा जाएगा। अब अगर ईएमआई ज्यादा जाएगा, अगर आपकी इनकम जो है 80,000 है और महीने के पहले आपके 35,000 जो है ईएमआई जाती थी, अब वही ईएमआई बढ़ के अगर 42,000 हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, दैट मीन्स कि आप कम रेस्टोरेंट्स जा पाएंगे, आप कम बाहर पैसा खर्च कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ईएमआई में देना है। दैट मीन्स आप इकोनॉमी में कम स्पेंड करेंगे, आपकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। अगर आपकी स्पेंडिंग कम हो रही है इकोनॉमी में, दैट मीन्स इकोनॉमी का ओवरऑल डिमांड जो है डिप करने लगेगा। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे थे एक प्रोडक्ट पे, ओवरऑल डिमांड कम होगा। अगर डिमांड कम होगा तो
तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो बिक नहीं पाएगा। लेट्स जैसे 100 बिस्लेरी की बोतल बन रही है बट खरीदने वाले 10 है, तो अगले महीने से जो बिस्लेरी बॉटल वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं वो 100 क्यों बनाएंगे, वो तो फोकस करेंगे कि वो जो बाकी 90 बची हैं उन्हें बेच दे। अब जैसे ही उनका फोकस उन 90 बॉटल्स पे रहेगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट कम होगा, ग्रोथ कम होगी और हम आ जाएंगे एक रिसेशनरी सिचुएशन में। और अगर हम आ रहे हैं, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूं, तो हमारी ग्रोथ रोकेगी और हमारा जो विजन है विकसित भारत का वो बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज करेगी। अब यहां तक आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि ये सब हो किस वजह से रहा है। ये हो रहा है सिर्फ ऑयल की सप्लाई को रोकने से, और यहां पर हम ऑयल डिपेंडेंट हैं, इस बात को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या आता है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इंडिया जो है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करे, और यहाँ पे क्या सोल्यूशन निकाला गया है कि हम ऑयल माफियाज के नेक्सस से बच पाए। तो इसका जवाब है यहाँ पर कि वी आर फोकसिंग ऑन एथेनॉल ब्लेंडिंग। हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है हटा देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना भी ऑयल प्रोड्यूस हो हमारे नेशन से हो, जो सोर्स हो रहा है वो रिलायबल पार्टनर्स से हो और साथ ही साथ इसमें कंपोनेंट ऑफ एथेनॉल हम मिक्स करें ताकि हमारा डिपेंडेंसी जो है एनर्जी के टर्म्स में कम होता जाए। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग की अगर मैं बात करूं तो एथेनॉल क्या है, एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो कि शुगर केन से बनाया जाता है। अब ये बायोफ्यूल जो है मिक्स किया जा रहा है पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ, ताकि यहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल पे, अब मान लो आपको यहाँ पे 100% पेट्रोल चाहिए, ठीक है, तो 100 लीटर्स हमें चाहिए, बट हम क्या सोच रहे हैं 100% में से 15% एथेनॉल मिला देते हैं, तो अब 75 लीटर्स चाहिए ना, डिपेंडेंस कम हो रहा है, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। इससे हमारा फॉसिल फ्यूल पे भी डिपेंडेंस कम होगा और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, जो हमारे नेट जीरो गोल्स हैं उनके लिए अच्छा होगा, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, पोल्यूशन कम होगा। ये किया कैसे जा रहा है, क्रॉप फॉर एग्जांपल शुगर केन से बन रहा है, उसका फर्मेंटेशन हो रहा है, फिर उसका प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है जिससे हमें एथेनॉल मिल रहा है। जब हमें एथेनॉल मिल रहा है हम उसको ब्लेंड कर रहे हैं फ्यूल के साथ और ट्रांसपोर्ट करके फ्यूल स्टेशन जो है पहुंचा दे रहे हैं। और इसी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में लाई गई है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग ऑन इट सिंस 2018 और यहाँ पे फोकस ऑल अराउंड डेवलपमेंट पे है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि 20% ब्लेंडिंग होगी एथेनॉल की पेट्रोल में और 5% होगी ब्लेंडिंग बायोडीजल की डीजल में बाय 2030। यहाँ पे एक प्रॉपर नेशनल बायोमास की रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहां पे बायोमास का कलेक्शन, अप्रेजल और डिस्ट्रीब्यूशन होगा अक्रॉस द कंट्री। साथ ही साथ एडवांस बायोफ्यूल्स पे भी फोकस है और इसके लिए बड़ी फंडिंग जो है दी गई है। बायोडीजल प्रोडक्शन जो है फर्दर इनहेंस किया जा रहा है ताकि यहाँ पे अभी जो हम शुगर केन से यूज करना चाह रहे हैं नॉन एडिबल ऑयल सीड्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें उनको जो कुकिंग ऑयल में यूज होते हैं उनको यूज कर लिया जाए ताकि बायोफ्यूल्स वहां से आए। फर्दर मोर फोकस है रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, ताकि बायोफ्यूल्स जिस पे हम अपना इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं उसके बारे में हम इनोवेटिव नए अप्रोचेस लेके आए एंड ये प्रॉब्लम फॉर वंस एंड ऑल इसको हम सॉल्व कर दें। और बायोफ्यूल्स के सिर्फ दो बेनिफिट्स नहीं है कि हमारी पेट्रोल डिपेंडेंसी कम होगी और इन्वायरमेंट पे जो है हार्म वो कम होगा, साथ ही साथ हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमारे जो फार्मर्स है, जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल इनकम फार्मर्स के पास जाएगी। दूसरा, हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल का कम होगा, क्लीनर इन्वायरमेंट, हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट टू वेल्थ जिसको हम रिसाइकलिंग, रीजेनरेशन वो हम कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्योंकि अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे ये फैसिलिटेटेड हो और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइजेस की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी हम सबके लिए, ताकि एक्चुअली जिस देश को एम है कि 2047 तक वो विकसित भारत बन जाए तो हम उस रोड मैप पे बढ़े। अगर हम बात करें 2013-14 की तो इथेनॉल सप्लाई जो था 38 करोड़ पर लीटर था
बट इस वक्त बढ़ के वो हो गया है 2018 की अगर हम बात करें, इसके बाद हमें फर्दर आगे देखने को मिलेगा 188.6 करोड़ लीटर, और ये नंबर आने वाले समय में और बड़ा जंप जो है लेने वाला है। फर्दरमोर स्टबल को यूज किया जा रहा है फॉर एविएशन फ्यूल। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इस प्रोसेस को भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि यहाँ पे जो फीड स्टॉक है, चाहे वो यूज्ड कुकिंग ऑयल हो, फॉरेस्ट्री वेस्ट हो, हाउस होल्ड का वेस्ट हो, उसको कलेक्ट किया जाता है एंड देन उसको एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। देन ट्रेडिशनल जेट फ्यूल जो है उसमें इसकी ब्लेंडिंग होती है और फाइनली फ्यूल जो है एयरक्राफ्ट यूज करता है। तो यहाँ पे वेस्ट टू वेल्थ, तो हमें यहाँ पे वेस्ट टू विंग देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एथेनॉल का 2G प्लांट जो है पानीपत में बनाया गया है। 2G एथेनॉल प्लांट जो है, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट जो है वो पानीपत में स्टैब्लिश किया गया है, ताकि हम यहाँ पे सिर्फ वेस्ट टू वेल्थ नहीं, वेस्ट टू विंग भी देख सके। एथेनॉल ब्लेंडिंग इज एन एस्पिरेशनल प्रोग्राम, जहां पे अगर हम इसको एक्चुअली डिलीवर कर पाए तो इंडिया जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है, इन ऑयल माफिया के नेक्सस से परमानेंटली बाहर आ सकती है, और साथ ही साथ एश्योर कर सकती है कि वो अपने टर्म्स पे, अपने रिसोर्सेज से इस्टेब्लिश्ड डेवलप्ड इकोनॉमी के रोड मैप के तरफ आगे बढ़े। और इफ वी टॉक अबाउट our commitment, you can see that leaders like Nitin Gadkari, they have been focusing on not just import of petroleum, कैसे उसको कम करना है, but also कैसे ethanol blending बाकी benefits जो है assure कर सकती है। I hope इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डायमेंशंस जो हैं आपको क्लियर हुए। If you have any doubts or concerns, you can put it down in the comment section. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.